अब यहीं से शुरू कर देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ऊपर होती है, रियल जीडीपी नीचे होती है, उसे 100 से डिवाइड कर दो है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, रियल निकालते हैं बेस ईयर पे। अब प्राइवेट इनकम क्या होती है? जो भी प्राइवेट बंदा कहीं से भी कमा रहा है, इसमें ट्रांसफर इनकम को जोड़ लो। अब पर्सनल इनकम क्या होती है? उसमें कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दो, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दो और रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दो, रिटेन्ड अर्निंग। अब पर्सनल डिस्पोजल इनकम वो होती है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम वो होती है, इसे पर्सनल इनकम माइनस कर दो और पर्सनल टैक्स माइनस कर दो, ठीक है। अब फिर आप ऊपर देख लीजिए इनकम मेथड में होता है एड ऑल इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी आपने उस पर इनकम अर्न करी है उसको देख लीजिए। इसमें आप डिविडेंड को भी जोड़ते हो और जो आपने रेंटेड अर्निंग होती है ना, रिटेन अर्निंग होती है, उसको भी जोड़ते हो आप। एक सेकंड, रिटेन अर्निंग होती है, जो कंपनी का बचा हुआ पैसा होता है, उसमें रिटेन अर्निंग होती है, उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं। उसमें ये जोड़ लेते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं, जिसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को जोड़ते हैं, नेट एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं। नेट एक्सपोर्ट जोड़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में, नेट एक्सपेंडिचर मेथड में नेट एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे। इनकम मेथड में हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे कि बंदे ने कितनी इनकम हुई है। एक्सपेंडिचर मेथड में तो नहीं एक्सपेंडिचर मेथड में जोड़ेंगे ऐड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एंड इनकम मेथड में हम ऑल इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम वेजेस जोड़ेंगे, सैलरी जोड़ेंगे, रेंट जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, है ना। और इसमें हम डिविडेंड भी जोड़ेंगे और रिटेन इनकम भी जोड़ेंगे। रिटेन इनकम वो होती है जो डिविडेंड को काटने के बाद बचती है, प्रिकॉशन। इसमें हम जो ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते, और हम एक्सक्लूड कर देते हैं विंडफॉल गेन को, एक्सक्लूड कर देते हैं विंडफॉल गेन को। ठीक है, फिर ये हो गया, विंडफॉल गेन को एक्सक्लूड कर देते हैं। थ्री मेथड। अब इसके ना इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, वैल्यू एडिशन मेथड देख लीजिए। ऐड वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। वैल्यू एडिड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। ओनली फाइनल गुड काउंट करते हैं, अवॉइड डबल काउंटिंग। प्रिकॉशन, डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट, जिसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते। डू नॉट काउंट इंटरमीडिएट गुड, जिसमें इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करते। इंक्लूड इनपुटेड वैल्यू, इसमें इनपुटेड वैल्यू को काउंट करते हैं। नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ के बंदों ने कमाया होता है ना, जो उनके यहाँ के बंदों ने कमाया उसमें से माइनस कर दो। इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर वो नेट इनकम अब्रॉड प्लस कर दो, नेट इनकम कर लो, है ना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस के लिए इंडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दो, सब्सिडी माइनस कर दो। फैक्टर कॉस्ट में इंडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, सब्सिडी प्लस कर दो। देन आप ऊपर देख लीजिए जीडीपी, एनएनपी पे जाना है तो जीएनपी, पहले जीडीपी देख लीजिए। जीडीपी होता है फाइनल गुड, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अगर एनडीपी पे जाना है तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी पे जाना है तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये एक सर्कुलर मेथड होता है, इसमें फर्म और हाउस होल्ड को रखते हैं। जो फर्म की इनकम होती है वो हाउस होल्ड का खर्चा होता है, और जो हाउस होल्ड की इनकम होती है वो फर्म का खर्चा होता है। अब इंटरमीडिएट गुड होता है, जो तो पता ही है यार, ट्रांसफ़र इनकम के बारे में पता लग गया, और फैक्टर इनकम के बारे में पता लग गया, जो फैक्टर पे कमाई जाती है। इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में पता है कि इस देश की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ टेरिटरी इंक्लूडिंग एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस एंड लोकेटेड इन अब्रॉड, शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर उस देश के इट रेफर द जोग्राफिकल बाउंड्री वेयर कंट्री इकोनॉमिक लॉ अप्लाई, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट वो तो पता ही है, जो रेसिडेंट जो रहते हैं, है ना। इसमें फिर आप देख लीजिए फ्लो वेरियल में, फ्लो में क्या जोड़ेंगे हम,
फ्लो में जोड़ेंगे, जीडीपी जोड़ेंगे फ्लो में, है ना, इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे फ्लो में, सेविंग जोड़ेंगे फ्लो में, इनकम जोड़ेंगे फ्लो में, एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे फ्लो में, है ना। ये इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड जीडीपी। और बाकी हम स्टॉक में क्या जोड़ेंगे, कैपिटल जोड़ेंगे, कैपिटल जोड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज जोड़ेंगे, और तुम्हारा क्या जोड़ेंगे, कैपिटल जोड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज जोड़ेंगे, और कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज एंड तुम्हारा वेल्थ जोड़ेंगे, इन्वेंट्री जोड़ेंगे, और मनी सप्लाई जोड़ेंगे, है ना। ये हो गया फ्लो। जो फ्लो होता है वो पर यूनिट ऑफ टाइम को देखता है। जो स्टॉक होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को देखता है। एक ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें बहुत सारी फर्म होती हैं, कोई भी बंदा कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होता, प्राइस टेकर होते हैं। मोनोपोली में प्राइस मेकर होते हैं। और यहाँ पर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यहाँ पर कुछ हद तक प्राइस कंट्रोल करते हैं। और जो ओलिगोपोली होता है, यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी कॉमन होती है। ठीक है, पहले ओलिगोपोली पढ़ लेते हैं। लार्ज फर्म होती हैं, बिग शॉट होते हैं, ठीक है, जैसे, और बहुत ज़्यादा हिमोजेनियस प्रोडक्ट होता है ना। और डिफरेंशिएट और हिमोजेनियस दोनों टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कार ले लो, स्टील ले लो। और हाई एंट्री बैरियर, भाई इन्वेस्टमेंट या तो बहुत मोटा चाहिए, या ब्रांड लॉयल्टी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। बंदे को थोड़ा दिमाग लगा कर सोचना पड़ता है कि दूसरी फर्म क्या कर रही है। अगर जो ना यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी होती है। अगर एक फर्म ने अपना प्राइस बढ़ाया ना, हो सकता है कि उसका मार्केट शेयर कम हो जाए, और एक फर्म ने अपना प्राइस बढ़ाया ना, हो सकता है उसका थोड़ा सा मार्केट शेयर बढ़ जाए। अब इसके ऊपर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है, जो रियल लाइफ में होता है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है ना। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं, ब्रांड लॉयल्टी होती है, क्वालिटी होती है। पर इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग रन में इसमें शॉर्ट रन में पॉजिटिव प्रॉफिट हो सकता है, पर लॉन्ग रन में ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा नहीं, है ना। अब इसका बिहेवियर, है ना, मोनोपोली में इसमें क्या होता है कि कुछ हद तक आप प्राइस मेकर बन सकते हो, कुछ हद तक प्राइस पे कंट्रोल रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लॉयल्टी होती है ना ब्रांड के प्रति। अब और ये जो मोनोपोली होता है, वो तो पता ही लग गया कि प्राइस मेकर होता है, सब कुछ ही वो है, ठीक है। यहाँ पर एक ये चीज़ है, इसमें फंसा सकते हैं। यहाँ पर प्राइस मेकर होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन एंड हाई प्राइस, ठीक है। कुछ एफिशिएंसी लॉस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ लिया इलास्टिसिटी पढ़ लिया, इसमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, ठीक है। थैंक यू।